आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस के समय में जब दिल्ली में सरकार थी तो पोल्यूशन कुछ भी नहीं होता था, एयर पोल्यूशन, तो मैं बस निकाल के ही बैठी थी पिछला डेटा, हिस्टोरिकल डेटा साहब, एक एक नंबर बताऊंगी, 400 पार है। पता नहीं कौन सा 20-30 आपको नजर आया, शून्य हटा दिया आपने। मतलब बोल के निकल जाओ कुछ भी, आप भी निकालिए, फिर मैं भी आपको, मेरे सामने है साहब, मेरे सामने ये सब बातें मत किया कीजिए, बातें मत किया कीजिए। ऐसा लगता है फिर तो शीला दीक्षित के समय में कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता था, कंस्ट्रक्शन की वजह से पोल्यूशन ही नहीं होता था, तब तो पराली भी नहीं जलती थी, फिर ऐसा लगता है साहब। अच्छा, मुझसे सवाल करा तो जवाब भी ले लीजिए। अरे मैंने आपको डेटा बताया, सवाल नहीं पूछा मैंने आपसे, मैंने आपके डेटा को करेक्ट किया जो आप कर नहीं पाए थे। ग्रीन कवर एरिया हमने एक्सपेंशन किया। कल्याण साहब, कल्याण रावत जी, कल्याण रावत जी, मैं बस इतना समझना चाहती हूं कि आखिर कब तक सियासत के बीच आम जनता अपना दम घोटती रहेगी इस प्रदूषण के बीच में। और जिस बात का जिक्र निवान शर्मा ने किया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बात मैं ये जरूर आपसे समझना चाहती हूं कि ये हाई टाइम नहीं है कि हमें इसे एक नेशनल प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव पे ट्रीट करना चाहिए, बनस्पत इसके कि हम स्टेट वाइज इसमें उलझे रहें कि भाई कौन से स्टेट में ज्यादा पोल्यूशन और कौन से स्टेट में कम पोल्यूशन। आपने ठीक कहा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रदूषण तो पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है, लेकिन दिल्ली की समस्या ज्यादा ही है। और दिल्ली में इस तरह से दिखता है कि जैसे आदमी किसी धुएं के बीच में जी रहा हो और मास्क लेकर के चल रहा है। वैसे तो प्रदूषण अब पहाड़ों में भी होने लगा है, लेकिन दिल्ली और कुछ महानगरों में ज्यादा ही होने लगा है। और अगर इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो ये लोगों के स्वास्थ्य पर कितना गंभीर असर पड़ेगा, ये एक चिंतन का विषय है। और जहां तक इसको कम करने की बात है, ये केवल सरकार नहीं कर सकती है, बल्कि ये सारे मिलजुल करके ये काम करना पड़ेगा। अगर सारे लोग जो है मिल करके इस प्रदूषण के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में जीना मुश्किल हो जाएगा। सारे हॉस्पिटल के बेड पूरे भरे पड़े हैं, लोग इतने बीमार हो गए हैं, श्वास की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये सारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये इसी धुएं से हो रहा है। इसका सबसे बड़ा असर अभी तो महानगरों में है, अब ऊपर हिमालय में भी होने लगा है। अभी हिमालय की बर्फ लगातार पिघल रही है। मैं तो हिमालय से बात कर रहा हूँ, हिमालय में बर्फ रही नहीं गई है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये हिमालय तक भी पहुंच चुका है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली में जो इतना ज्यादा प्रदूषण जो बढ़ रहा है, इसके लिए वहाँ की यातायात व्यवस्था ज्यादा जिम्मेदार है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एक ऐसा प्रबंधन करना पड़ेगा कि अधिक से अधिक जो है ये जैविक जो वो है ऊर्जा है, इसका कम से कम प्रयोग किया जाए। और दूसरी बात, वहाँ जंगलों का विस्तार किया जाए। लोग अपने घरों में जंगल लगाएं, अपने जगह नहीं है तो गमले लगाएं, लेकिन घरों में कम से कम अपने ऑक्सीजन के लिए इतना पेड़ लगाएं ताकि वो जिंदा रह सकें। अगर शहरों में रहना है तो ये शहरों की जो जिंदगानी है ये आने वाले समय में और भयभीत होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और जो ये गैसें ज्यादा बन रही हैं, कार्बन सबसे ज्यादा है और यही कार्बन हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब गंदगी तो इतनी होगी, उससे तो मीथेन से भी पैदा हो रही है। भयभीत इतनी स्थिति है, जो जितने भी गैसें हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक बन चुके हैं। और सबसे बड़ा असर बूढ़ों पे पड़ रहा है, सबसे बड़ा असर जो है बच्चों पे पड़ रहा है। बिल्कुल। और उनको कौन देखेगा, ये सबसे बड़ी मैं रावत साहब इतनी भयभीत स्थिति है कि कई बार जब आपको खांसी, उससे आपको डर लगने लगता है। पहले जो खांसी आपको 4 दिन 5 दिन में चली जाती थी, महीना 2-2 महीना तक आप इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इतनी ज्यादा बड़ी समस्या युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, जो बूढ़े हैं जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये बड़ी एक दिक्कत बनती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुनील पांडे साहब, फिर उसके बाद शिशिर अग्रवाल जी मैं आपके पास आती हूँ, और आज थोड़ा समय भी कम है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा काउंटर क्वेश्चंस की तरफ भी मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन सुनील पांडे साहब, हर बार मौसम पर निर्भरता, मुझे इतना याद है कि एक आर्टिफिशियल रेन की कोशिश हुई सर। देखिए सर, आर्टिफिशियल रेन की कोशिश हुई एक, देखिए क्या हो गया जी? देखिए, आर्टिफिशियल रेन तभी हो पाती है जब 30% के ऊपर नमी हो।
और 20% नमी थी बादलों में, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल रेन हमारी सफल नहीं हो सकी। और प्रदूषण बढ़ने का सबसे, देखिए, एक मौसम की मार भी बहुत बड़ी चीज होती है। जो मौसम बदलता है, तापमान गिरते हैं तो ठंडी हवा सघन हो जाती है, और जो हमारे पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषक होते हैं, वो जमीन के पास इकट्ठे होने लगते हैं। इसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ये टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति जब बनती है तो उसमें ऊपर गर्म हवा की परत बन जाती है और नीचे ठंडी हवा की परत बन जाती है। तो गर्म हवा की जो ऊपर परत बनती, जो ब्लैंकेट बन जाता है, वो हमारी सारे प्रदूषकों को, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ग्रीन हाउस गैसेज हो, सबको नीचे इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। दिन छोटे होने पर उनकी जो यूवी किरणें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और उनके कमजोर होने से जो हमारे पोल्यूशन होता है, जो पोल्यूटेड कण होते हैं, उनकी विघटन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसके बाद हमारी मानवीय गतिविधियां, हम सर्दियों में अंगीठी भी जलाते हैं, हम कोयला भी जलाते हैं। गरीब लोग जो हमारे जो बाहर रहते हैं, जिनके पास कोई जगह नहीं होती है, वो टायर भी जलाते हैं, पॉलीथीन भी जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, पराली भी इसके बाद पराली जलती है। हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी जगह पराली जलती है। लेकिन हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग दी जाती है, तो लोग अब समझदार हो रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी जो चीज है, जो हमारे परिवहन, हम अपना प्राइवेट परिवहन यूज करते हैं, हमें बिल्कुल गाड़ियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमको सिर्फ सार्वजनिक वाहन प्रयोग करने चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए। करते साहब, उपलब्धता हो तो किसको दिक्कत है? उपलब्धता हो तो किसको दिक्कत है? और इतना होना चाहिए उपलब्धता कि भाई सार्वजनिक वाहन, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सके, और उस तरीके से हो तो फिर किसको दिक्कत है? किसको अपना पेट्रोल फूकना है बाहर ले जाके? अपना बजट ही तो बढ़ाएगा ना सर, क्या करेगा? घर में 4-4 गाड़ियां, उनकी मेंटेनेंस करेगा, फिर उनका ये भी, किसी को क्या जरूरत है? होना चाहिए लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके का अवेलेबल। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है सौम्य शिविर, फिर मुझे हेडलाइंस दिखा के फिर 30-30 सेकंड्स में आप सब लोगों से एक और टेक ले पाऊंगी। ये कितना सीवियर आप इसको समझते हैं? बड़े जो लोग हैं वो तो फिर भी अपनी तकलीफ को बयां कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ इतनी समस्या से इससे जूझ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनका तो बचपन इसके साथ बहुत खराब हो रहा है। आगे चल के तो उनको सिवियर प्रॉब्लम्स एस्टैब्लिश हो जाएंगी इसकी वजह से। ये शिशिर जी से मैं सवाल लेना चाह रही थी। पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, आपने बच्चों का जिक्र किया था जी, आपने बच्चों का सर जिक्र किया था, बोलिएगा। आज के लिए सर बोलिए। आज के लिए एयर पोल्यूशन इज अ हेल्थ इमरजेंसी। एयर पोल्यूशन इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उसके वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ा, और उसका मुआवजा हमें ही करना पड़ रहा है। अगर हम देखें कि एज ग्रुप जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, तो मैं बात करूंगा बूढ़े लोगों की, जिनको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की अस्थमा की दिक्कत है, COPD की दिक्कत है, या कोई हार्ट की दिक्कत है, तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आज के दिन हमारे OPD और IPD के नंबर अराउंड 20 to 30% बढ़ गए हैं। डेली 15-20 पेशेंट हमारे पास सांस की दिक्कत के साथ आ रहे हैं। आपको जान के सबसे ताज्जुब लगेगा कि जो बच्चे अभी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, उनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर वो उनके ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। वो जो बच्चे जो बाहर पैदा होके आएंगे तो उनके मेंटल रिटार्डेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी वायु कम होगी, उनके वेट कम हो सकता है। तो एक तरीके से पॉल्यूशन है, हर एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है। सांस की दिक्कत तो अलग अलग है, बट ये जो छोटे छोटे सांस पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में भी एंटर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेंगे, कार्डियक प्रॉब्लम कराएंगे, मेंटल प्रॉब्लम करा सकते हैं। आप देखोगे कि लोग चिड़चिड़े हैं आजकल, हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, हमेशा गला सूखा हुआ लग रहा है, थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, अगर खांसी है वो जा नहीं रही है। तो मेरी राय में ये एक मेडिकल इमरजेंसी को तुरंत से तुरंत हैंडल करना पड़ेगा और बड़े स्तर पे करना पड़ेगा। मुझे एक हाल में एक स्टडी हुई है जिसमें कि पाया गया है कि इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो अराउंड 1.5 ईयर्स घट चुकी है। मतलब आज जो पैदा ले रहा है, मानो वो 60 साल जीने वाला था तो वो 58 साल जिएगा। तो ये इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के साल में और भी क्या प्रॉब्लम